नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। देखिए, हमने अभी तक संप्रभुता सिद्धांत का हमारे विषय में कैसे आगमन होता है, कैसे इसका विकास होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, इस पर हमने विमर्श किया है। और अब हम शुरू करते हैं ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत का। देखिए, ऑस्टिन एक ऐसा प्रतिपादक है, एक ऐसा विधि व्याख्याकार है, एक ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिसने संप्रभुता सिद्धांत की सबसे विधिवत और वैज्ञानिक व्याख्या की है। यद्यपि जॉन ऑस्टिन से पहले भी संप्रभुता के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करने वाले विचारक आए हैं, चाहे वो प्राचीन काल में प्लेटो अरस्तु से शुरू हो रहा हो, चाहे वो मध्यकाल में मार्सिली ऑफ पैडवा, विलियम ओकम, और या फिर आधुनिक काल में अगर हम देखते हैं तो हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकाइवर, इन सब ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की है। लेकिन इन सब के विचारों को जो वैज्ञानिक समर्थन मिलता है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से मिलता है। ऑस्टिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1832 में, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832 में लिखी थी। और ऑस्टिन को सबके सामने लाने का जो श्रेय है वो सर हेनरी मैन को जाता है। 1861 में सर हेनरी मैन ऑस्टिन के सिद्धांत को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या की। और जैसा कि ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन का शुरुआती जीवन सेना में रहा, वो एक सैनिक के रूप में उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद जो है लंदन विश्वविद्यालय में वो विधि के प्रोफेसर बने। तो देखिए, जॉन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो, और यदि किसी मनुष्य समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य समाज में प्रभु होता है तथा वह समाज एक राजनीतिक एवं स्वाधीन समाज होता है। ये ऑस्टिन कहते हैं। और ये बिल्कुल उचित भी है कि संप्रभुता जो है सर्वोच्च शक्ति होती है, संप्रभुता सुपर पावर होती है। वो किसी अन्य से आदेश नहीं लेती है, वो स्वयं आदेश देता है। प्रभु सत्ताधारी जो व्यक्ति होता है, जिसमें शक्ति होती है, वो स्वयं आदेश देता है और सभी लोग उसके आदेशों की पालना करते हैं, और वह स्वयं किसी से आदेश नहीं लेता है। तो वो जो व्यक्ति या वो जो संस्था जो आदेश दे रही है और वो जो क्षेत्र जिस पे वो आदेश लागू हो रहा है, वो संप्रभुता संपन्न देश होता है, ऐसा जॉन ऑस्टिन कहते हैं। जॉन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की जो मुख्य विशेषताएं बताई है वो इस प्रकार है। प्रभुसत्ता निश्चित रूप से एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को प्राप्त होनी चाहिए। यानी समाज में प्रभुसत्ता कहाँ पर है ये बिल्कुल क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये बात जॉन ऑस्टिन कहते हैं। ऑस्टिन ये कहते हैं कि राज्य में वह प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अन्य किसी से आदेश प्राप्त नहीं करता हो और स्वयं वह आदेश देता हो, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उस समाज में या उस क्षेत्र में जहाँ वो राज्य कर रहा हो, जहाँ वो आदेश दे रहा हो, न हो। ये जॉन ऑस्टिन बताते हैं। अर्थात प्रभुत्व शक्ति जो है वो अनन्य है और अविभाज्य है। इसके बाद जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि उस प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति में आदेश पालन कराने की क्षमता हो। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो इतना कैपेबल हो, वो उसके पास इतनी क्षमता हो कि वो चाहे समाज स्वेच्छा से उसकी आज्ञा का पालन करे और नहीं करे तो उसके पास ऐसी क्षमता हो जिससे वो उन आदेशों का पालन करा सके। इसके बाद जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। देखिए, राज्य में और दूसरे संगठनों में जो अंतर होता है वो संप्रभुता के कारण होता है। यानी संप्रभुता ही एक राज्य का
राज्य की प्रकृति प्रदान करता है, एक राज्य को राज्य बनाता है। अन्यथा वो एक ऐसा समुदाय हो जाता है जहाँ पर आदेशों की पालना बाध्यकारी नहीं होती है। जैसे अगर हम गैर सरकारी संगठन या एनजीओज़ कह सकते हैं, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संगठन, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो महाद्वीपीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, उनमें भी जो है ये प्रभुसत्ता का गुण नहीं होता है जो कि हमारे राज्य में होता है। और यही कारण होता है कि राज्य जो है अन्य ऐसे संगठनों से भिन्न होता है और प्रभुसत्ता के कारण ही वह एक राज्य होता है, प्रभुसत्ताधारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। इसके बाद ऑस्टिन ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में सरकार का होना अनिवार्य है। यानी देखो, प्रभुसत्ताधारी जो भी सोचता है, जो भी कार्य करना चाहता है, जो उसका लक्ष्य विज़न होता है, उसकी पालना के लिए वहाँ पर एक सरकार भी होती है जो राज्य की इच्छाओं को का कार्यान्वयन, या जो प्रभुसत्ताधारी जो व्यक्ति या संस्था है उसकी इच्छाओं को कार्य कराने के लिए, क्रियान्वित कराने के लिए वहाँ एक सिस्टम होता है, एक गवर्नमेंट होती है। इसके बाद जॉन ऑस्टिन ये कहता है कि सर्वोच्च सत्ता पूर्ण रूप से स्थायी होती है, सर्वव्यापक होती है, अविभाज्य होती है और अपृथक्करणीय होती है। देखिए, ये संप्रभुता सिद्धांत की जॉन ऑस्टिन विशेषताएं बताता है। और हम ये भी जानते हैं कि वास्तव में एक राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम भारत की स्थिति का हम अवलोकन कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास निश्चित भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी। ब्रिटिश सरकार के डायरेक्शन में भारत में शासन चल रहा था, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। तो जैसे ही भारत को संप्रभुता प्राप्त होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई शक्ति के रूप में, एक नए प्रभुसत्ताधारी राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। यही स्थिति हम 1971 के पाकिस्तान के विभाजन को देख सकते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश बनता है और बांग्लादेश में नए प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति परिभाषित होता है, तो वहाँ पर एक नया राष्ट्र, एक संप्रभु राष्ट्र बनकर हमारे सामने आता है। और यही बात जो है गवर्नर भी कहते हैं। गवर्नर ये कहते हैं कि कानून की दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्टिन का सिद्धांत स्पष्ट एवं तर्कसंगत है और ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, लेकिन इस आलोचना का प्रधान कारण, सबसे मुख्य कारण हमारी नासमझी हो सकती है, ऐसा गवर्नर कहते हैं। और ये बात ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के समर्थन की प्रतीत होती है। देखिए, ऑस्टिन, हम जानते हैं कि ऑस्टिन ने राज्य की संप्रभुता की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और पूर्ण रूप से सिस्टमेटिक अभिव्यक्त करता है, लेकिन प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचना भी होती है। और इस आलोचना में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सर हेनरी मैन खुद स्वयं, जो खुद जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत को हमारे विश्व पटल पर, हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो सर हेनरी मैन इसके सबसे बड़े आलोचक हैं। उसके साथ ही लॉस्की, ब्लंशले, लिकॉक, सिज़विक इत्यादि विचारक, और इसके साथ साथ आधुनिक समय में जो मोनेस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट, जो एकलवादी राज्य के प्रभुसत्ता सिद्धांत के जो एकलवादी सिद्धांतकार हैं, उनके अगेंस्ट जो विचारक आते हैं, जिनको हम प्लूरलिस्ट कहते हैं, बहुलवादी सिद्धांतकार कहते हैं, वो भी इसके आलोचक हैं। इनके आलोचकों में आलोचक इसकी आलोचना इस प्रकार करते हैं कि आलोचक ये कहते हैं कि एक उच्च सत्ताधारी व्यक्ति अपने से निम्न व्यक्तियों को जो आदेश देता है वही कानून है। यह पूर्णतः गलत है। ऑस्टिन के आलोचक ये बात कहते हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि ऑस्टिन के अनुसार आदेश ही कानून है और लोग उसको स्वेच्छा से उसकी पालना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारी हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, हमारी नैतिक मान्यताएं ऐसी होती है कि व्यक्ति स्वयं ही, क्योंकि मनुष्य
राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अधिकांश कानूनों का तो स्वतः ही पालन करता है, यानी वो इस डर के कारण नहीं करता कि अगर मैं पालन नहीं करूँगा तो राज्य मुझे बाध्य करेगा। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, उसकी कुछ परंपराएं ऐसी होती है, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं। जैसे सर हेनरी मैन महाराजा रणजीत सिंह जी का उदाहरण लेते हैं और वो ये कहते हैं कि रणजीत सिंह जी ने अपना शासन किया और लोगों ने उस समय उनके आदेशों की पालना की। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने आदेश दिए और लोगों ने स्वेच्छा से उसका पालन किया। वो तो पालन करते आ रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने तो उस राज्य को एक व्यवस्था दी, एक सिंबॉलिक उनके राज्य के प्रमुख रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने, महाराजा रणजीत सिंह जी के पहले क्या कोई ऐसे कानून नहीं थे क्या, ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं थी, ऐसी कोई परंपराएं नहीं थी कि उनके आते ही सब लोग ऐसे सिस्टमेटिक हो गए, सब लोग व्यवस्थित हो गए, सब लोग समाज में बड़े अनुशासन के साथ रहने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुसत्ताधारी जो व्यक्ति है वो आदेश देता है और उनकी पालना जो है स्वतः की जाती है। दूसरा ये है कि जॉन ऑस्टिन जो है वैधानिक सर्वोच्च सत्ता पर बल देता है, लेकिन ब्राइस जो है इसका विरोध करते हैं और ब्राइस ये कहते हैं कि आधुनिक राज्यों में ये जो अवधारणा है ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। इसकी आलोचना में वो कहते हैं कि आधुनिक समय में जो बड़े राष्ट्र हैं, बड़े राज्य हैं, वहाँ संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ शक्तियों का विभाजन है संघ सरकार में और राज्य सरकार में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जैसे जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि ये अविभाज्य है ना, ये अपृथक्करणीय है। तो इसकी आलोचना के तर्क में ब्राइस ये बात कर रहे हैं और बिल्कुल फैक्ट भी है। आज हम अगर भारत में भी देखें तो हमारे यहाँ पर भी जो है संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, वो अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रभुसत्ताधारी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अगर राजस्थान सरकार का अगर हम उदाहरण लें तो राजस्थान सरकार के विषय क्षेत्र में जो भी विषय हैं जिन पे वो कानून बनाती है वो पूर्ण रूप से सबके लिए बाध्यकारी हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि एक वैधानिक सत्ता होती है, सर्वोच्च सत्ता होती है। तो देखिए संघ और राज्य सरकार जो है जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत की एक आलोचना के रूप में हमारे सामने है। इसके बाद चिपमैन ग्रे एक बात कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, विचारक हैं। वो ये कहते हैं कि समाज में वास्तविक शासकों की तो खोज ही नहीं की जा सकती। यानी जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि व्यक्ति डिफाइंड है, एक संस्था परिभाषित है जहाँ पर सर्वोच्च सत्ता विद्यमान है। जबकि चिपमैन ग्रे क्या बात कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जो एक्चुअल जहाँ पावर जहाँ बसती है, जहाँ पावर का स्थान है, जगह है, वो डिफाइन नहीं है हमारे पास। और सही भी है। आज अगर हम उदाहरण लें तो हमारे सामने कन्फ्यूज़न सा है कि भारत में लोकतंत्र है तो यहाँ जनता सर्वोच्च है, यानी संप्रभुता का वास जनता में है। तो फिर कहा जाता है कि नहीं, सरकार, जनता ने मत देकर जिस सरकार को निर्वाचित किया है उसके पास प्रभुसत्ता है। तो उसी सरकार का यदि कोई आदेश ऐसा होता है जो जनता को पसंद नहीं है तो अगली बार सरकार को बदलकर नया कानून जनता बनवाने की क्षमता रखती है। तो फिर वापस बात आती है कि ये सुपर पावर तो जनता के पास आ गई। या अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो उसके ऊपर जो है न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उसको चेक और बैलेंस कर सकती है। तो वहाँ फिर न्यायपालिका में ऐसा लगता है कि वो जो है प्रभुसत्ताधारी इंस्टीट्यूशन या संस्था है। लेकिन जब न्यायपालिका ऐसे बार बार कानून बनाती है तो न्यायाधीश की योग्यता या न्यायपालिका की शक्तियों के संदर्भ में वापस से शक्तियाँ जो है हमारी संसद के पास आ जाती है कि वो किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है कि नहीं, संसद जो है ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। तो और इसमें एक और कन्फ्यूज़न है कि जो संविधान निर्मात्री सभा है वहाँ पर प्रभुसत्ताधारी का निवास है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति को परिभाषित ही नहीं कर सकते, है ना।
वास्तविक शासक की हम खोज नहीं कर सकते, जैसा कि चिपमैन ग्रे ने कहा है। इसके बाद देखिए, ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो राजनीतिक और सार्वजनिक सर्वोच्च सत्ता को मानता है, लेकिन हमें ये पता है कि उस सार्वजनिक और सर्वोच्च सत्ता के अतिरिक्त भी शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, केंद्र सरकार इस पर सहमत है, राज्यों की सरकारें सहमत है। लेकिन जब भारत में गुर्जर आंदोलन होता है तो स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाती है, अर्थात 50% से ज़्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी 49 और समथिंग % जो है हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन था, लेकिन उसमें जैसे ही आंदोलन होता है तो जो उससे पर्टिकुलर क्षेत्र में राज्य के अतिरिक्त जो अन्य शक्ति जो समूह है वो कैसे जो है इस आरक्षण पॉलिसी का विरोध करके और यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो देखिए, राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता जिसकी बात जॉन ऑस्टिन कर रहे हैं वो इस उदाहरण के संदर्भ में हम उसकी आलोचना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। इसके बाद ऑस्टिन जो है अपने सिद्धांत में शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और वही जो है शक्ति बराबर क्षमता है जो अपने प्रभुसत्ताधारी जो है अपनी इच्छानुसार कुछ भी जनता के सामने कोई भी कार्य या कोई भी आदेश की पालना सुनिश्चित कर सकता है, ऐसा जॉन ऑस्टिन कहते हैं। लेकिन देखिए, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जनता जो है ना केवल और केवल कानून के डंडे या कानून के भय से कानून की पालना नहीं करती है। ये बात हमें इस पे विचार करना चाहिए और इसके पीछे जो है एक जनता की इच्छा भी होती है। जैसे कि टी.एच. ग्रीन ये कहते हैं कि विल नॉट फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी यहाँ पर जो है शक्ति नहीं, व्यक्ति की जो इच्छा है वह भी महत्वपूर्ण होती है और वो इच्छा से ही गवर्न होता है, वो इच्छा से ही शासित होता है। और इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो प्लूरलिस्टिक जो थ्योरीज के जो समर्थक हैं, बहुलवादी जो सिद्धांत है, जैसे हमारे इस ऑस्टिन के सिद्धांत के अगेंस्ट में जो है बहुलतावादी या प्लूरलिज्म जो आता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो ये लोग जो है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचना करते हैं और वे कहते हैं कि राज्य के अलावा भी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे राज्य प्रभावित होता है, उसके आदेश प्रभावित होते हैं और राज्य को अपनी नीति निर्माण के समय, अपने निर्णय निर्माण, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग के समय उन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, उन संस्थाओं और उन संगठनों को ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर भारत कोई भी कानून बनाता है, भारत सरकार कोई भी कानून बना रही है, तो भारत जो है क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखेंगे कि हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य क्या उससे खुश होंगे, या जो हमारे क्षेत्रीय संगठन है या जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, उनको भारत ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। तो जब कोई प्रभुसत्ताधारी शक्ति या संस्था जब इन सारे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ध्यान में रखते हैं, उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, विदेशी संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने कानून का निर्माण करते हैं और इसके अलावा जो अपने राज्य के जो अंतर्गत जो विभिन्न अन्य दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप्स है, जो अन्य ऐसे संगठन है जिससे राज्य की नीति प्रभावित होती है, तो ये बात बहुलवादी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत को कैसे मान सकते हैं? कैसे जो वो ये कहते हैं कि ये सर्वोच्च सत्ता है, इसके पास शक्ति है, अपृथक्करणीय है, अनन्य है, ये जितनी भी विशेषताएं जॉन ऑस्टिन कर रहे हैं हम कैसे मान सकते हैं इन विभिन्न तर्कों के माध्यम से, इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से? तो ये जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना है। लेकिन हम जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत के महत्व को हमें स्वीकार करना ही होगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ बुराइयाँ भी होती है। बहुलवादियों ने भी इस बात को सिद्ध किया, विभिन्न विद्वानों ने जॉन ऑस्टिन की आलोचना की,
लेकिन फिर भी हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि अगर राज्य की परिभाषा को, जिसमें हम राज्य के 5 प्रमुख अवयव जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की है, अगर उन अवयवों को हम देखते हैं, राज्य की परिभाषा को हम देखते हैं और आधुनिक समय में जो राज्य का स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लगभग 200 से अधिक पूरे इस ग्लोब में, विश्व में जो विभिन्न अलग अलग राज्य हैं, उन सब राज्यों को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को यदि हम देखते हैं, तो आज भी ऑस्टिन के सिद्धांत की प्रासंगिकता है। हम ऑस्टिन के सिद्धांत को इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम जो भारत में सुरक्षित रहते हैं, हमारा जो कल्याण हो रहा है, हमें जो सुरक्षा मिली हुई है, वो केवल और केवल अगर किसी वजह से है तो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होने के कारण है। आज भारत अपने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए विभिन्न कानून बनाता है, विभिन्न योजनाएं बनाता है। भारत अन्य राष्ट्रों से भारतवासियों की सुरक्षा करता है। तो ये जो सुरक्षा है और ये जो कल्याण है, ये एक प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी है। वो ये जानता है कि अगर मुझे गुड लाइफ चाहिए, सद जीवन चाहिए, तो मेरे लिए एक ही क्षेत्र बचता है, एक ही मेरे लिए रास्ता या विकल्प बचता है, वो है कि एक सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली प्रभुत्व साम्राज्य के अधीन में रहूं, और तभी मैं अपने मूल अधिकारों का, मानव अधिकारों का मैं उनको एंजॉय कर सकता हूं और उनसे जो है मैं गुड लाइफ को प्राप्त कर सकता हूं। तो केवल और केवल जो है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की वजह से है। हम इसके महत्व को इस प्रकार समझ सकते हैं। धन्यवाद।